तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है। व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आ जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये चैप्टर नहीं है, हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि हम इसको कौन से सिंबल से शो करते हैं, है ना। कौन से सिंबल से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं रिटन बाई एन। स्मॉल एन से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को दिखाते हैं। अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें, एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन सेल है। कौन सी सेल है, ह्यूमन सेल। उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46। इसको हम बोलते हैं 23 पेयर, कि 23 सेम होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2n, कि जो n नंबर है, एक्चुअल नंबर वो कितना है, 23। 23 तो उसके जैसे सिमिलर है, तो सिमिलर है तो हम उसको किससे लिख देंगे, 2n, कि जितने n है उसके डबल है वो, तो कितना हो जाएगा, 2n। अब देखो एक छोटी सी बात समझना। एक हमारे पास सेल है, ठीक है, एक ये सेल है, राइट। सिंपल सी समझनी है ना, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। इसके अंदर एक क्रोमोसोम है, ये कुछ इस तरीके से, एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का है, और एक क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का है। तो इसके अंदर 3 क्रोमोसोम है। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इसके अंदर, 3। अब 3 तो अकेले ही दिख रहे हैं, क्या आपको कहीं डबल दिख रहे हैं, कि जो पहले वाला कलर है वो 2 बार हो, जो दूसरे वाला है वो 2 बार हो, या ये वाला 2 बार, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्चुअल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, n इज इक्वल टू कितना है, 3। अब ये सिंगल सिंगल है, तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं बेटा, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पे 46 थे तो कितने होने चाहिए, 23। मतलब एक क्रोमोसोम डबल नहीं होना चाहिए, उसकी कॉपी अवेलेबल ना हो। सिंगल क्रोमोसोम अगर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ए सेल और ऑर्गेनिज्म, ए सेल और ऑर्गेनिज्म हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कितना सेट हो, एक ही सेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, हैप्लॉइड सेल। अब देखो दूसरी चीज, अगर मान लो यही सेल है हमारे पास और इसके अंदर सेम नंबर डबल हो जाएं, सेम नंबर क्या हो जाएं, डबल। देखो ये वाला एक और आ गया, ठीक है, ये वाला एक और आ गया, और ये वाला एक और क्रोमोसोम आ गया, राइट। डबल हो ये कि नहीं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सीआर का मतलब क्रोमोसोम, कितने हैं, 6। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 6। तो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 3 ही है। ये तो क्या है, पेयर में है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो कितने हो गए, 3 पेयर में है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 6। और ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड, जिसके अंदर क्या हो, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ऐसी सेल जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल बोल देते हैं। क्लियर है मेरी बात। तो क्या लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन, ए सेल और ऑर्गेनिज्म हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये तो हो गई नॉर्मल सेल की बात, कि भाई नॉर्मल सेल में या तो एक सेट होगा या 2 सेट होंगे। एक सेट होगा हैप्लॉइड, 2 सेट होंगे डिप्लॉइड। उसके बाद में देखो क्या ट्विस्ट आता है कहानी में, देखो इधर, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये हमने कॉपी कर दिया, ठीक है, ये हो गया कॉपी हो गया क्रोमोसोम। इसके बाद में अगर मैं यहां पे क्या करवा दूं, रेप्लिकेशन। कौन सी प्रोसेस करवा दूं, रेप्लिकेशन वाली।
तो यहां पे कौन सी प्रोसेस करवा रहा हूं मैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या जो नंबर ऑफ डीएनए है या जो लेंथ है डीएनए की, वो क्या हो जाए? डबल। सिंपल सा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो अगर नंबर डबल हो गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीएनए डबल हो गया उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। तो डबल करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये भी हो गया डबल, ये भी हो गया डबल, ठीक है। यहां पे ये वाला भी हो गया डबल और ये वाला भी डबल हो गया, ठीक है। और ये वाला भी डबल हो गया। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या बताओगे भाई? अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 6 ही है। अरे देखो, आपके पास 4 सब्जेक्ट की कॉपी है, ठीक है। 3 ही मान लेते हैं, यहाँ पे 3 ही है ना। फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है। 3 सब्जेक्ट है आपके पास। तीनों सब्जेक्ट की कॉपी को आपने फोटोकॉपी करवा लिया। क्या कंटेंट है, क्या नंबर आया? कि आपके पास चौथी कॉपी आई केमिस्ट्री की? नहीं आई ना। आपके पास बॉटनी की 2 हो गई, आपके पास जूलॉजी की 2 हो गई, आपके पास फिजिक्स की 2 हो गई, बट आपके पास नंबर नहीं बढ़ा। नंबर इन सेंस आपके पास कोई नई कॉपी नहीं आई, जो पहले थी उसकी फोटोकॉपी आई है। तो जो पहले क्रोमोसोम था उसकी फोटोकॉपी बनी है, कोई नई चीज नहीं आई। नहीं आती तो यहां पे कोई 7 नंबर पे क्रोमोसोम आता। तो इसके अंदर अगर पूछा जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे कितने हैं हमारे पास बेटा? 6। तो कितने हो गए? 3 पेयर्स। क्या हो गए ये? 3 पेयर्स हो गए। और 3 पेयर्स हो गए तो 2n इज इक्वल टू कितना है बीबी? 6 ही है। तो क्या लिख सकते हैं हम? आफ्टर रेप्लीकेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, है ना। रेप्लिकेशन के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। क्लियर इतनी बात? आई होप क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए। टॉपिक क्या है हमारा नेक्स्ट? अमाउंट ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए। इसको भी समझना, सेम ही है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाई सी। रिप्रेजेंट बाई, रिप्रेजेंटेड बाई सी। सी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही 3 सेल है हमारे पास, समझना, समझना एक बार इस चीज को। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए होता है? एक डीएनए होता है। तो अगर एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए है तो पहली वाली सेल में मेरे को बताओ कितने डीएनए हैं? जल्दी बताओ, पहली वाली सेल में मेरे पास कितने डीएनए? कितने डीएनए हैं पहली वाली सेल में? जल्दी बताओ। तो पहली वाली सेल में एक क्रोमोसोम में एक डीएनए, तो अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 3। तो सी इज इक्वल टू कितना है? 3। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिप्रेजेंट हैप्लॉइड नंबर ऑफ, हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ, हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे बताओ अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? 6। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए तो 6। तो यहां पे वही है सेम, तो यहां पे कितना लगा देंगे? 2c इज इक्वल टू कितना है? 6। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डिप्लॉइड सेल को। डिप्लॉइड सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉइड सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉइड सेल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है एक डिप्लॉइड सेल में आफ्टर रेप्लिकेशन। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? जल्दी बताओ, शाबाश।
अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? एक क्रोमोसोम में एक डीएनए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इस बार हमें क्या काउंट करना है? अमाउंट। यानी कि हमने कॉपी करवाई थी फिजिक्स की, बॉटनी की, जोलॉजी की कॉपी। अब आपको नंबर नहीं देखना, आपको अमाउंट देखना है। अमाउंट में आपके पास 6 कॉपीज हैं, है ना? कंटेंट नहीं बढ़ा है ना? वहां पे नई कॉपी नहीं आई है, बट अमाउंट क्या हो गया? 6। तो जैसे ही यहां पे अमाउंट क्या हो गया? 12 है। तो 12 है वो क्या लिख देंगे? 4C इज इक्वल टू 12 है, क्योंकि C इज इक्वल टू 3 था तो 2C इज इक्वल टू 6 हुआ, तो 4C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4C। ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है? अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल। ये भी एक डिप्लॉयड सेल है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? आफ्टर रेप्लीकेशन, आफ्टर रेप्लीकेशन अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम डबल। यही तो बात हुई। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है आफ्टर रेप्लीकेशन, और रेप्लीकेशन से पहले क्या रहता है? वो सेम। तो हम बोल सकते हैं 2C इज इक्वल टू 3 है तो N इज इक्वल टू भी 3 है, 2C इज इक्वल टू 6 है तो 2N इज इक्वल टू भी 6 ही है, बट 4C इज इक्वल टू 12 है, यहां पे 2N इज इक्वल टू कितना है? 6 ही होता है। क्लियर है मेरी बात? तो कभी भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे रेप्लिकेशन ना हो। हमेशा क्या चेंज होता है हमारे पास? अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज होता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? 2C के बराबर होता है हमेशा, 2C 2N के बराबर होता है। चाहे फिर 4C हो, चाहे 6C हो, चाहे 8C हो, वो किसके बराबर होगा? 2N के बराबर होगा, वो चेंज नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है नेक्स्ट, क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड्स, ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड इन, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम। जो डुप्लीकेशन यानी कि रेप्लिकेशन के बाद बना था क्रोमोसोम, उसकी एक सिंगल स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, हमारे पास क्या है? एक क्रोमोसोम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिड। और इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमोसोम। कब? बिफोर रेप्लिकेशन, बिफोर रेप्लिकेशन। जब तक रेप्लिकेशन नहीं हो जाता हम एक क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं? एक क्रोमोसोम ही बोलते हैं। अगर इसके अंदर हो जाए रेप्लिकेशन, क्या हो जाए? रेप्लिकेशन, तो यहां पे कौन सी प्रोसेस हो? रेप्लिकेशन। तो अगर रेप्लिकेशन होता है तो सेम वही कि हमारे पास एक तो था ही, एक और बन गया है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी क्रोमोसोम है, ये तो क्रोमोसोम है ही, क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड। बट ये कब बनता है? आफ्टर रेप्लिकेशन, आफ्टर रेप्लिकेशन, या हम क्या बोल देंगे? और एट द टाइम ऑफ डिवीजन, एट द टाइम ऑफ डिवीजन। जब डिवीजन का टाइम आता है तब ये बन जाते हैं। अब देखो इस क्रोमोसोम में ये भी क्रोमेटिड है, ये भी क्या है? क्रोमेटिड है, और ये भी क्या है? क्रोमेटिड है। ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो दोनों क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना? एक ही पॉइंट से अटैच होने वाली दो क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना? ये मान लो क्रोमोसोम नंबर है 1, क्रोमोसोम नंबर कितना है? 1। हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, हमारे पास एक और क्रोमोसोम है इस तरीके का, ये है क्रोमोसोम नंबर 2। ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो इसके अंदर भी जो दोनों क्रोमेटिड होती हैं, ये भी क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? सिस्टर।
क्या बोलेंगे इनको? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। बट दो डिफरेंट क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिड इसकी और ये क्रोमेटिड इसकी, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर। क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आई बात समझ में? एक ही सेंट्रोमियर से अगर दो क्रोमेटिड अटैच है तो वो सिस्टर हैं, और दो डिफरेंट सेंट्रोमियर से अटैच क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद में आता है होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। पॉइंट क्या है? होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी हमने लिखा कि 23 पेयर होते हैं, अभी हमने लिखा 23 पेयर होते हैं, तो ये जो पेयरिंग वाले क्रोमोसोम है इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस। और इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस, है ना? तो क्रोमोसोम ऑफ सेम पेयर, क्रोमोसोम बिलोंग्स टू सेम पेयर is known as homologous क्रोमोसोम। जैसे इन ह्यूमन 46 क्या है? क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम है तो कितने पेयर हैं? 23 पेयर होते हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं? 23 ही पेयर होते हैं। तो सेम है, हम डायग्राम भी बना सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये भी है क्रोमोसोम नंबर 1, क्योंकि एक क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। ठीक है। ऐसे ही नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस किसको बोलेंगे? क्रोमोसोम बिलोंग टू, डू नॉट बिलोंग टू सेम पेयर, डोंट बिलोंग्स टू सेम पेयर, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 1, ये कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 1। और यहां पे आ गया हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। आई बात समझ में? सेम पेयर के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस, और डिफरेंट पेयर के क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में आती है हमारे पास हमारा चैप्टर, ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, रेप्लिकेशन के बाद में क्या होता है ना? कोई भी एक सेल है उसके अंदर हैप्लॉइड साइट में क्या होगा, डिप्लॉइड साइट में क्या होगा, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्या होता है ना? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास आती है हमारा चैप्टर, और चैप्टर क्या है? सेल साइकिल। चैप्टर में पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल। ये दिख रहा है आपको सेल साइकिल लिखा हुआ? चलो नहीं दिख रहा है तो इसको हम हटा ही देते हैं। टॉपिक है हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस होती है? ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी होती है? सेल साइकिल। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? जेनेटिकली कंट्रोल्ड
कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। कैसी होती है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है। होता क्या है इसके अंदर? एक सेल है, वो सबसे पहले क्या करेगी? ग्रोथ। सबसे पहले क्या करेगी? ग्रोथ। ग्रोथ करके वो अपना साइज बढ़ाएगी, साइज बढ़ाएगी, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा और न्यूक्लियस डबल होगा। उसके बाद में वो क्या करती है? डिवीजन। तो सेल क्या करती है? पहले अपनी ग्रोथ करवाएगी, उसके बाद में क्या करती है? दो सेम सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगेन ये जो दोनों सेल डिवाइड हुई हैं, ये फिर से कहां जाती हैं? यहीं पे। ये सेल भी कहां जाएगी? यहीं पे। तो वापस से कंटिन्यू क्या करती जाती है? डिवीजन। तो एक सेल पहले ग्रोथ करेगी, उसके बाद में फिर वो डिवाइड करके दो सेल बना लेती है। जो दो सेल बनी अगेन वो डिवाइड करके चार बना लेंगी, चार बनी वो अगेन डिवाइड करके 8 बना लेंगी। तो एक साइकिल चल रही है यहां पे। एक साइकिल के थ्रू क्या हो रहा है? सेल का डिवीजन। इसलिए इसको बोलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कि सेल जो है वो एक साइक्लिक मैनर में क्या करवाती है? डिवीजन करवाती है हमारे पास। तो उसको क्या बोलेंगे? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम बोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद में टॉपिक है वाई सेल परफॉर्म डिवीजन। सेल डिवीजन परफॉर्म क्यों करती है? क्या रीजन है सेल का डिवीजन परफॉर्म करने का? तो सिंपल सी बात है कि सेल क्या करती है? पहली स्टेप क्या आएगी? सेल अपटेक न्यूट्रिएंट फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। अगर सेल को ग्रोथ करना होगा तो वो क्या करेगी? बाहर से न्यूट्रिएंट लेगी। अगर ये सेल है, इसको बड़ा होना है, तो क्या करवाएगा? इसके अंदर न्यूट्रिशन जाएंगे बहुत सारे, सेल का मेटाबॉलिज्म चलेगा, मेटाबॉलिज्म चलेगा, प्रोटीन बहुत ज्यादा बनेगा और ये सेल क्या करेगी? ग्रो कर जाएगी। अगर सेल अपटेक कर रही है न्यूट्रिशन को, तो इसकी वजह से सेल का क्या होगा? साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। तो सेल का क्या हो जाएगा? सेल वॉल्यूम इंक्रीज बट सरफेस एरिया रिमेन सेम। सेल का वॉल्यूम तो बढ़ेगा, उसका साइटोप्लाज्म तो बढ़ेगा, बट उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिर उसके बाद सेल कंटिन्यूअसली क्या कर रही है? अपटेक कर रही है। सेल कंटिन्यूअसली अपटेक मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। कंटिन्यूअसली वो फिर भी अपटेक कर रही है। अगर वो कंटिन्यूअसली अपटेक कर रही है तो क्या हो जाएगा? फोर्थ पॉइंट, सेल वॉल्यूम इंक्रीज मोर देन इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से ज्यादा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस वजह से अगर मान लो सरफेस एरिया नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल को प्रोटीन ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ रहा है, इसको प्रोटीन बनाना ज्यादा पड़ रहा है, तो क्या इतना प्रोटीन सेल का न्यूक्लियस अकेला बेचारा बना पाएगा? नहीं। उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही प्रोटीन बना पाएगा। तो इस कंडीशन में सेल का जो सरफेस एरिया है वो भी क्या हो जाता है? इनसफिशिएंट, कि वो इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन को अवेलेबल नहीं करवा सकता। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द सेल insufficient for uptake nutrition। सेल का जो सरफेस एरिया है वो न्यूट्रिशन को अपटेक करने में इनसफिशियंट होता है। तो 6 पॉइंट क्या आ जाएगा? देन सेल फाइनली डिवाइड। सेल फाइनली क्या कर जाएगी? डिवाइड कर जाएगी। देखो सिंपल सा समझो, एक छोटी सी कहानी। एक घर है, एक घर में एक पेरेंट्स रहते हैं ना, एक मेल है एक फीमेल रहता है। अब मेल फीमेल रहते हैं, उनकी शादी हो गई और उनके घर में एक ही कमरा है। ठीक है, ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, एक ही कमरा है उनके घर में। तो एक ही घर है, एक कमरा है, उसके अंदर क्या रह रहे हैं? मेल फीमेल रह रहे हैं। तो उनके बच्चे हो गए 2। ठीक है, तुम्हारे जैसा नालायक। तो 2 बच्चे हो गए उनके। 2 बच्चे हो गए, कितने मेंबर हो गए? 4। घर में रूम कितना है? 1। उसके बाद में उन दोनों बच्चों की अभी वो क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहे हैं कि सेल का जब सरफेस एरिया कम पड़ा, यानी ये की रूम था, बट वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अभी भी रूम एक ही है, बट रहने वाले कितने हो गए? 4। अब उनकी शादी हो गई। शादी हो गई तो कितने मेंबर हो गए? 2 के 2 लड़कियां आएंगी, है ना, 4 तो आएंगी नहीं। तो कितने हो गए?
6 मेंबर हो गए। 6 मेंबर होने के बाद भी रूम एक ही है, तो मतलब क्या हो गया, सेल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू सरफेस एरिया। तो फिर उनके भी बच्चे हो गए, मान लो एक एक हो गया, तो कितने हो गए, 8 मेंबर हो गए। अब क्या 8 मेंबर उस एक सरफेस एरिया में रह पाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल। तो फाइनली क्या करेंगे, वो डिवाइड, एक कहीं रहने लग जाएगा, एक कहीं और रहने लग जाएगा, तो फाइनली उनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या पड़ गया है, कम पड़ गया है हमारे पास। तो इसलिए सेल डिवाइड करती है, बाकी सेल को कोई मतलब नहीं है डिवाइड करने का। इसके बाद में है कि सेल किस किस तरीके से कैसे कैसे डिवाइड करती है। तो एक बार ये चार्ट समझना थोड़ा सा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेल क्या करवाएगी, ग्रोथ। सेल क्या करवाएगी, ग्रोथ। ग्रोथ में सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा प्लस उसका न्यूक्लियस बढ़ता है। तो ग्रोथ वाली जो फेज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेज। ग्रोथ वाली फेज को हम क्या नाम देते हैं, इंटरफेज। और जो इंटरफेज होती है ये डिवाइड होती है 3 सब फेजेस में। इंटरफेज किस में डिवाइड होती है, 3 सब फेजेस। इसकी क्या होती हैं, 3 सब फेजेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, इसकी होती है एक G1 जिसको हम बोलते हैं गैप 1, एक होती है S जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, और एक होती है G2 जिसको हम बोलते हैं गैप सेकंड। तो सबसे पहली जो फेज होती है उसका क्या नाम है, ग्रोथ। सबसे पहली फेज का नाम क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज की 3 सब फेज होती है, G1 S G2। अभी हमने पढ़ा कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, तो ये कोऑर्डिनेशन के अंदर होती है, ऐसे ही परफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे देखो इस सेल में और इस सेल में क्या डिफरेंस है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, यहां पे दोनों न्यूक्लियस ऊपर नीचे चले गए हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है। तो हम इसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ये भी 1 स्टेप प्रोसेस नहीं, ये भी 4 स्टेप में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, ये होती है प्रोफेज, ठीक है, ये होती है उसके बाद में मेटाफेज, मेटाफेज के बाद में आती है एनाफेज, और एनाफेज के बाद में कौन आता है, टीलोफेज। एनाफेज के बाद में कौन आता है, टीलोफेज। तो जो कैरियोकाइनेसिस ये भी कितनी फेज में होती है, 3-4 फेजेस में। पहले प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज होगी, फिर एनाफेज होगी, उसके बाद में क्या होती है, टीलोफेज। इसके बाद में यहां पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेसिस। तो ये जो इतनी फेजेस आई हमारे पास, कौन सी वाली, यहां से लेके यहां तक, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन डिवीजन हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है इतनी फेजेस में। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज। क्या बोलेंगे, डिवीजन फेज। इसी को हम बोलते हैं एम फेज, इसी को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। आई बात समझ में, अरे आई कि नहीं। ग्रोथ, उसके बाद डिवीजन, यही पढ़ा हमने शुरू में कि 2 ही फेज होती हैं सेल के साइकिल का परफॉर्म होने में, पहले ग्रोथ होगी उसके बाद में डिवीजन होगा। ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और डिवीजन में 2 फेज आती हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इसके बाद में कौन से टॉपिक आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो देखो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल क्या है, कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में सेल कितना टाइम लेगी, है ना। एक साइकिल कंप्लीट करने में मतलब साइकिल कैसे, मान लो यहां पे एक सेल है, ये यहां पे पूरा कंप्लीट डिवीजन करके यहां तक आएगी, और कितनी सेल बनाएगी, 2। तो ये कंप्लीट सर्कल पूरा करने में उसको कितना टाइम लगा, ये कंप्लीट सर्कल करने में उसको टाइम कितना लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल या ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो हम कुछ ड्यूरेशन देखते हैं, जैसे ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन सेल है वो डिवाइड करती है 24 आवर्स में।
कितने आवर में डिवाइड करती है? 24 आवर में। और उसके अंदर दो फेजेज आती है, अभी हमने पढ़ा, एक को एम फेज बोलते हैं, एक को इंटरफेज बोलते हैं। तो इसके अंदर 24 आवर में दो फेजेज आएंगी कि नहीं आएंगी ना? पहली कौन सी होगी? इंटरफेज, और दूसरी कौन सी होगी? एम फेज। तो इंटरफेज जो होती है वो होती है मोर देन 19%, 95%, मोर देन, कितनी होती है? मोर देन 95%। और ये कितनी होती है? लेस देन 5%। ठीक है, तो 24 आवर का 95% कितना हो जाएगा? अबाउट 23 आवर्स। और ये कितना हो जाता है? 1 आवर। वो आप देख ही रहे हो, इंटरफेज का टाइमिंग बहुत ज्यादा है और एम फेज का टाइमिंग कम होता है। ऐसे ही एक और सेल है इन यीस्ट। यीस्ट सेल जो है सैकेरोमाइसिन सेरेविसी, ये डिवाइड करती है 90 मिनट में। अब मेरे को जल्दी से बताओ 90 मिनट में जो इंटरफेज है वो कितनी होगी, रैम फेज कितनी होगी? इंटरफेज होगी 95%, ये होगी 5%। जल्दी से निकाल दो 90 का 95 और 5%। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 4.5 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? 86 नहीं, 85.5 मिनट। निकाल लोगे इसे? क्या क्या करना है? सिंपल सा, 90 है, इसका 10% निकाल लो, जीरो काट दो। 9 कितना है? 10%। तो 5% कितना हो जाएगा? 4.5। तो बाकी का बच गया वो कितना है? इंटरफेज। तो सिंपल सा आप 10% निकालो, 10 का आधा करो, वो एम फेज, बच गया वो इंटरफेज। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको याद रखना है, इन बैक्टीरियल सेल। इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल है ये डिवाइड करती है 20 मिनट में। कितने मिनट में डिवाइड करती है? 20 मिनट में। अब 20 मिनट का इंटरफेज और एम फेज निकालो, कितना हो जाएगा? 10%, तो 1 मिनट, और ये कितना चला जाएगा? 19 मिनट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप क्या करोगे? आप निकालो, अगर सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 50 मिनट है, तो 50 मिनट के अंदर इंटरफेज कितनी आएगी और एम कितनी आएगी? जल्दी से निकालो, जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी कर दो भाई, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से निकाल दो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जो ये ह्यूमन सेल है, यीस्ट की सेल है, बैक्टीरियल सेल है, सबके अंदर टाइमिंग डिफरेंट है। मतलब जो टाइमिंग है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो हम ये नोट लिख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, नोट में क्या लिख सकते हैं हम? ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम organism to organism and also cell type to cell type। सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में डिवाइड कर सकती है, और ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में डिवाइड कर सकती है। तो इसका कितना होता है? 95%, और ये कितना होता है? लेस देन 5%। क्लियर है मेरी बात? इंटरफेज और एम फेज। तो ये ड्यूरेशन 50 मिनट का निकालो, जल्दी से निकाल के बताओ। 50 मिनट में अगर एक सेल डिवाइड कर रही है तो उसका एम फेज कितना होगा और उसका इंटरफेज का टाइमिंग कितना होता है? जल्दी बताओ। ठीक है, ये निकालना और नीचे मेरे को बता देना। उसके बाद में है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। टॉपिक क्या है हमारा? फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो इस डायग्राम के अंदर इंटरफेज के 3 पार्ट हो गए, G1 S G2। एम फेज में साइटोकाइनेसिस हो गई, कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरफेज। हम सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? इंटरफेज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पे इंटरफेज के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंटरफेज। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें देखना। सबसे पहली चीज,
इंटरफेज को हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज रेस्टिंग फेज और ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं हम इसको? और रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ग्रोथ फेज। देखो कर तो रही है वहां पे वो ग्रोथ, बट हम क्या बोल रहे हैं उसको? रेस्टिंग फेज। वो रेस्ट कर रही है, किस सेंस में? ये मिसनोनिमसली है। और किस सेंस में हम बोल रहे हैं कि सेल डिवाइड नहीं कर रही है, बैठ के सिर्फ खाना खा रही है और अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा रही है। तो इस सेंस में हम सेल को क्या बोल रहे हैं? रेस्टिंग फेज है वो। उसके बाद में दूसरा क्या है? सबसे ज्यादा बड़ी जो फेज है वो कौन सी है? इंटरफेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज है। नेक्स्ट आ जाएगा मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ टोटल सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट ड्यूरेशन है? 95% ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर सेल क्या करती है? सेल प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, बट नॉट परफॉर्म डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है, बट वो डिवीजन परफॉर्म नहीं करती है यहां पे। उसके बाद में आ जाएगा कि इस फेजेस में जो इसकी जीवन है G2 है, इसके अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं बता सकते। चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। क्योंकि बहुत माइनर चीजें हो रही हैं और वो हमें माइक्रोस्कोप से इजीली विजिबल नहीं होती हैं। क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूं। यहां पे होता है आरएनए, डीएनए, चलो पहले डीएनए लिखते हैं ना। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहां पे तीनों फेजेस के अंदर होंगे ये काम। जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो तीनों फेजेस के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरफेज। दूसरा, सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज, सेल का साइटोप्लाज्म क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेल की साइज बढ़ेगी तो सेल साइज इंक्रीज। तो ये क्या हो गई हमारे पास? इंटरफेज। क्या क्या हो रहा है? क्या बोल सकते हैं हम इसको? रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं, हम इसको ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं। लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, मोर देन 95% ड्यूरेशन होता है टोटल सेल साइकिल का। ठीक है, सेल प्रिपेयर्ड होती है फॉर डिवीजन के लिए, बट वो डिवीजन परफॉर्म नहीं करती है। जो भी चेंजेज होते हैं इस फेज के अंदर वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, सेल का साइज यहां पे इंक्रीज होता है। उसके बाद में हमारे पास आती है एम फेज। कौन सी फेज आती है बेटा? एम फेज। तो इसके बाद में हमारे पास कौन सी है? एम फेज। जो एक्चुअल डिवीजन है वो कहां हो रहा है? एम फेज में। एक्चुअल डिवीजन कहां हो रहा है? एम फेज के अंदर, क्योंकि यही डिवीजन हो रहा है। तो एक्चुअल डिवीजन होता है, एक्चुअल डिवीजन अकर इन दिस फेज। तो हम इसको क्या बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। ड्रामेटिक मतलब क्रूसियल फेज होती है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा नेक्स्ट सेल कैसी बनेगी, है ना। क्योंकि क्रोमोसोम जब डिवाइड होगा आगे जाके नई सेल बनेगी, फिर वो और सेल को डिवाइड कर रही है, तो डिवीजन पे डिपेंड करता है कि वो साइकिल, वो जो सेल है वो कैसी बनेगी, डिफेक्टिव बनेगी, सही बनेगी, इसी पे डिपेंड करता है। दूसरा, लेस देन 5% ड्यूरेशन ऑफ टोटल सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट ड्यूरेशन होता है? लेस देन 5% ड्यूरेशन होता है। ये स्टार्ट कहां से होती है? जल्दी बताओ। स्टार्ट विद कहां से हुई थी? कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड विथ साइटोकाइनेसिस। एंड कहां पे होती है? साइटोकाइनेसिस में, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो स्टार्ट होती है कैरियोकाइनेसिस से, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड कहां पे होती है? जाके साइटोकाइनेसिस पे, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या चल रहा है हम क्लियरली विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि अब प्रोफेज हो गया, अब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, आराम कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, है ना, फिर बाद में मेटाफेज। नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक खत्म होने वाली होती है, दूसरी स्टार्ट होती है। क्लियर कट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि प्रोफेज खत्म हुई है, मेटाफेज स्टार्ट होगी, अब मेटाफेज ही चल रही है, एनाफेज, ऐसा हम क्लियर कट नहीं लिख सकते हैं। एक क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ इन बिटवीन different phases of सेल साइकिल। सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस का हम यहां पे क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, या हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस, तो हम इसके अंदर क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास फेजेस। अब हम अकेले इंटरफेज पढ़ते हैं। अब हम अकेला क्या पढ़ते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज की सबसे पहली फेज आती है जीवन। सबसे पहली फेज क्या आती है? जीवन। तो हमारे पास टॉपिक आ जाएगा पहला, इंटरफेज। कौन सा आ जाएगा? इंटरफेज। तो ठीक है, तो जीवन हम पढ़ रहे हैं। यहां पे कौन सी फेज पढ़ रहे हैं? जीवन, ये वाली पढ़ रहे हैं हम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीवन फेज, इसको हम बोलते हैं गैप 1 फेज, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फर्स्ट फेज। क्या क्या नाम है इसके? जीवन फेज, गैप 1 फेज, ग्रोथ फर्स्ट फेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर लोकेशन, ये कहां पे प्रेजेंट होती है। अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा लोकेशन तो हम इंटरफेज की भी लिख सकते हैं। जो इंटरफेज है वो कहां प्रेजेंट है? देखो, एम फेज, फिर इंटरफेज, फिर वापस एम फेज, फिर इंटरफेज। मतलब क्या चल रहा है? इंटर एम, इंटर एम, इंटर। तो इंटरफेज कहां आ रही है? दो एम फेज के बीच में, बट कंटिन्यूअस चलने वाली एम फेज के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रेजेंट इन बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, है ना। दो कंटिन्यूअस चलने वाली एम फेज के बीच में क्या आती है? इंटरफेज आती है। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी? जल्दी से देख के बताओ। ये आ रही है एम फेज के बाद में और एस फेज से पहले, यही हो रहा है। एम फेज के बाद में आ रही है, एस फेज से पहले आ रही है, तो हम इसको क्या लग सकते हैं? प्रेजेंट इन बिटवीन एम फेज, यानी कि कौन सा हो गया? डिवीजन फेज, और एस फेज, मतलब सिंथेटिक फेज। तो कहां प्रेजेंट होती है ये? एम फेज और एस फेज के बीच में। दूसरी लोकेशन, ये प्रेजेंट है एम फेज के बाद में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट एम फेज। हम इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट एम फेज। दूसरा, ये एस से पहले आ रही, तो हम क्या बोलेंगे? प्री एस फेज या प्री सिंथेटिक फेज, है ना, ये ध्यान रखना। डिवीजन फेज, पोस्ट डिवीजन फेज और प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है, ये हो गई लोकेशन। फंक्शन क्या होता है इसके अंदर? काम क्या होता है भाई? तो इसके अंदर काम होता है, पहली चीज, पहला यहां पे होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स,
मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स आर डुप्लीकेट। ज्यादातर जो ऑर्गेनिल होते हैं वो कहाँ डुप्लीकेट होते हैं? इसी फेज में होते हैं। जो भी हमारे पास ईआर है ना, और गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, जो भी है वो सारे कहाँ डिवाइड करते हैं, कहाँ डबल होते हैं? G1 फेज में। बाकी अभी हमने पढ़ा इंटरफेज में, मैंने बोला था ये वाले जो तीनों काम है वो सारी फेजेस में होंगे, तो सारी में होंगे तो हम यहीं से कॉपी नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो। तो क्या क्या होगा वो वाले सेम लिख दो। पहला आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए नहीं होगा बस यहां पे, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और क्या होगा? आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा और सेल साइज इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें कहां पे होती हैं? इसी के अंदर होती हैं। तो ये हो गई हमारी G1 फेज। उसके बाद में आती है G2 फेज। तो देखो एस फेज, S4 यहां पे होता है, हम यहां पे लिखते हैं S4 सिंथेटिक फेज। क्या लिखते हैं यहां पे? S4 सिंथेटिक फेज, क्योंकि यहां पे क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या होता है? डुप्लीकेशन या सिंथेसिस, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। तो हम लिख देते हैं एस फेज। एस फेज, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंथेटिक फेज। सेम वही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी लोकेशन। पहले लोकेशन पता लगानी पड़ती है ना। तो लोकेशन क्या है इसकी? ये प्रेजेंट है G1 के बाद में G2 के पहले, मतलब G1 और G2 के बीच में। देखो हमेशा जो सेल साइकिल है वो इस तरीके से मूव करती है, कभी भी आपको एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखाना है, हमेशा क्लॉकवाइज करती है। तो ये किसके बीच में आएगी? G1 और G2 के बीच में। तो प्रेजेंट इन बिटवीन G1 यानी कि ग्रोथ 1 और G2 यानी कि ग्रोथ सेकेंड फेज। तो ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है? ग्रोथ फर्स्ट और ग्रोथ सेकंड फेज के बीच में। दूसरा पॉइंट, ये प्रेजेंट है G1 के बाद में, तो क्या बोलेंगे हम इसको? पोस्ट G1 फेज। ये एग्जाम में भी आया हुआ है, पोस्ट G1 फेज। और G2 के बाद में तो क्या बोलेंगे? प्री G2 फेज। G2 से कहां आ रही है? पहले, और G1 के बाद में, तो क्या बोलेंगे? पोस्ट G1 और प्री G2। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, है ना। सबसे पहला काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। ये कहां सिंथेसिस होता है? न्यूक्लियस में। दूसरा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म। क्योंकि सेंट्रियोल तो क्या है? एक सेल ऑर्गेनिल है, तो वो कहां प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। दूसरा सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन। किसका सिंथेसिस होता है? स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? ईआर, और ईआर कहां प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में। बाकी की चीजें दो बची, वो कॉपी कर दो। सेल साइज इंक्रीज और सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज और सेल साइज इंक्रीज। ठीक है। तो सिंथेसिस होता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। एक यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो सेल ऑर्गेनिल का डुप्लीकेशन होता है, इसी वजह से हमने क्या लिखा? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिल का डुप्लीकेशन होता है G1 में, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिल का डुप्लीकेशन अलग अलग जगह पे होता है। सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सेल की साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में है G2 फेज। उसके बाद में कौन सी है? G2 फेज। तो G2 फेज क्या बोलते हैं हम? एक तो ग्रोथ सेकंड, और एक हम क्या बोलते हैं? गैप सेकंड फेज। ठीक है। तो G2 या ग्रोथ सेकंड या गैप सेकंड फेज। ठीक है।
वही सेम लोकेशन क्या होगी इसकी, तो लोकेशन क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से, शाबाश जल्दी बताओ। एस के बाद में है और एम के पहले है, तो किसके बीच में प्रेजेंट होगी, और सेल साइकिल कैसे मूव कर रही है इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट बिटवीन एस एंड एम फेज। तो प्रेजेंट ये सेम एस के G1 से उल्टी है, ध्यान रखना, प्रेजेंट इन बिटवीन एस यानी कि सिंथेटिक एंड एम यानी कि माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज हम इसको बोलते हैं। दूसरी लोकेशन शाबाश बताओ, एस के बाद में है क्या बोलेंगे, पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज, और एम से पहले तो क्या बोलेंगे प्री डिवीजन फेज, डिवीजन या एम फेज। ठीक है, फंक्शन क्या क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। पहला चीज, पहला काम यहां पे क्या होता है कि यहां पे होता है सिंथेसिस ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। याद हो तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल, और वहां पे हमने लिखा था कि ये हेल्प करता है साइट कैरियोकाइनेस यानी डिवीजन में हेल्प करता है, तो आ गया। तो जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ये वो प्रोटीन है जो रिक्वायर्ड होता है डिवीजन के लिए, ये प्रोटीन क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है G2 फेज में होता है। ठीक है, उसके अलावा 3 पॉइंट कॉपी पेस्ट कर दो, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ध्यान रखना डीएनए सिर्फ एस फेज में ही होता है, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा सेल साइटोप्लाज्म इंक्रीज, और सेल साइज इंक्रीज। ठीक है, हो गया, ये G2 फेज हो गई हमारे पास। उसके बाद में आती है एक और फेज आती है जिसको हम बोलते हैं जी नोट। जी नोट क्या होता है, देखो एक सेल जो यहां से स्टार्ट हुई थी और ये डिवीजन करके यहां पे वापस आ गई, 2 सेल बन गई। अब ये जो दोनों सेल आई हैं ये कहां पे आती हैं, ये दोनों सेल आती हैं यहां पे, कहां आती हैं सेल, यहां पे आती हैं। तो ये दोनों सेल कहां आती हैं, यहां पे आई है डिवीजन करके। अब इन दो सेल के पास 3 ऑप्शन है, या तो ये कंटिन्यू डिवीजन करें, पहला ऑप्शन कंटिन्यू डिवाइड करें, दूसरा ऑप्शन ये कभी डिवाइड ना करें, ये क्या हो जाए सेल साइकिल से एग्जिट हो जाए, एग्जिट हो जाए, और दूसरा ये क्या हो जाए सस्पेंडेड, मतलब ये वापस आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। तो 3 ऑप्शन है, या तो सेल कंटिन्यू डिवाइड करे, या सेल एग्जिट होके परमानेंट बनाए, परमानेंट परमानेंट सेल बनाए, दूसरा सस्पेंडेड हो जाए, सस्पेंडेड का मतलब डिवाइड एज पर रिक्वायरमेंट, डिवाइड कब करे जब रिक्वायरमेंट हो, और या फिर सेल क्या करे कंटिन्यू डिवीजन करे। एक क्या है कंटिन्यू डिवीजन। तो अगर कंटिन्यू डिवीजन कर रही है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जब सेल एग्जिट हो जाए या सस्पेंडेड हो जाए वहां से, उस फेज को, उसमें जब सेल किस फेज में रहेगी उसको बोलते हैं जी नॉट फेज। क्या बोलते हैं उसको, जी नॉट। जब सेल या तो एग्जिट हो जाए कि अब उसको डिवाइड नहीं करना है वो परमानेंट हो गई है, या फिर वो सस्पेंडेड हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी तब डिवाइड करेंगे, हम अभी क्यों करें, है ना, जब घर वाले घर से निकालेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम क्यों पढ़े फालतू में, क्यों अपना दिमाग लगाएं, अभी तो हम ऐसे ही घूमते हैं ना बाहर, बाकी तुम्हें मंजिल तो मिल ही गई है तो उसके साथ घूमते रहते हो। तो सस्पेंडेड हो जाए या एग्जिट हो जाए तो उस कंडीशन में वो सेल कहां रहती है, जी नॉट फेज के अंदर। तो यहां पे जो ये कंडीशन डेवलप हुई उसमें सेल कहां रहती है, जी नॉट फेज। ये कौन सी फेज होती है, जी नॉट फेज। तो इसके अंदर क्या होता है, पहली बात तो ये इस फेज को हम बोलते हैं क्वासेंट फेज, क्वासेंट फेज, क्वासेंट या
क्वासेंट फेज या सेंटर, क्वासेंट फेज या सेंटर, हम इसका नाम लिखते हैं दूसरा। दूसरी चीज है, इसी सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल डू नॉट परफॉर्म डिवीजन बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल कैसी होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल जो सस्पेंडेड होती है एंड एग्जिट होती है वो कहां से होती है पूछा जाता है, सेल सस्पेंडेड एंड एग्जिट फ्रॉम G1 फेज। कहां से होती है वो सस्पेंडेड और एग्जिट, G1 से। कुछ सेल होते हैं इसके अंदर, सेल डू नॉट परफॉर्म डिवीजन इन लाइफ इज नॉन एज परमानेंट सेल। उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सेल, जो दोबारा डिवीजन परफॉर्म नहीं करती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं, हार्ट सेल, किसी का हार्ट टूटने के बाद दोबारा डिवाइड किया, वैसे टूटता तो नहीं है, बेवकूफ बनाते हो। और नर्व सेल, है ना, हार्ट की सेल और नर्व सेल, क्योंकि अगर जैसे कोई फोन करके बोलता है ना टूट गया, भाई कहां से टूटा, टूट गया तू कैसे बोल रहा है ना, बोल कैसे रहा है, अगर तू टूट गया तो गलत बात है ना, किसी का कुछ नहीं टूटता है, फालतू के ड्रामे करते हैं बस। उसके बाद में है, अब की बार कोई बोले टूट गया तो उसको बोलना टूटता ही नहीं है, ये तो परमानेंट है, टूट जाएगा तू बोलने लायक ही नहीं रहेगा। उसके बाद में सेल, सम सेल्स डिवाइड, some cells perform division as per requirement, some cells perform division as per requirement, like cell death और सेल इंजरी। सेल के अंदर कोई इंजरी हो जाए या सेल की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में सेल डिवाइड कर जाती है, ठीक है। इसके बाद में है एक पॉइंट, छोटा सा एक नोट लिखना है आपको, एक नोट आपको यहां पे लिख लेना है। हमने तीनों फेज के अंदर देखा, G1 है, G2 मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव है, G0 में मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव है। तो जो सेल की ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एस फेज, बस ये आपको लिखना है। सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस but DNA replication occur in a specific phase of cell cycle। वो कौन सी है, एस फेज, ठीक है। तो सेल की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट जो डीएनए का रेप्लिकेशन वो एक स्पेसिफिक फेज में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस फेज बोल देते हैं, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इंटरफेज तक, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब की बार हम ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑनलाइन का, उसके बाद में हम ऑफलाइन में आएंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप यहां तक पढ़ना। देखो इस चैप्टर के अंदर ना थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है मैं बता देता हूं, कि इसके अंदर आपको चीजों को मान लेना है ऐसे जैसे कि इस पेज में ये हो रहा है मतलब हो रहा है, आपको एज इट इज वो याद करना है कि जैसे जीवन में ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, आपको ऐसे कैसे चीजें मान लेनी है और उसको ऐसे कैसे याद करना है, जीवन में क्या हो रहा है, G2 में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है। अगर आपने इसमें कुछ भी किया तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा चैप्टर। सिंपल, आपको पहले इस चैप्टर को समझने के लिए पहले चैप्टर याद करना पड़ेगा। जैसी चीजें होती है ना, पहले हम सीखेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं, पहले आप इसमें पढ़ोगे उसके बाद इस चैप्टर को सीख पाओगे, ये उल्टा है। तो पहले इस चैप्टर में आप क्या करोगे, जिस फेज में मैं जो कुछ भी लिखाऊंगा कि इस फेज में ये चीजें हो रही हैं, बट आपको सिंपल सी वो चीजें याद करनी है कि इस फेज में ये चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फेज में क्या हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में।
थैंक यू तब तक के लिए। ओके।